नहीं वहां से नहीं, किसी से सीखा नहीं, वहां जनरेट होते हैं आइडिया। बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, वैसे आफ्टरनून हो चुका है लेकिन मॉर्निंग। सिलेबस बता दूं, पहले मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ CA दीपक सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं और 2005 का पास आउट हूँ। और जो भी आपके 2010 ऑनवर्ड्स RPSC में फर्स्ट ग्रेड का हुआ है उसके अंदर मैंने क्लासेस ली है 2010 से। काफ़ी सालों का मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मेरे जो सब्जेक्ट है उनमें क्या क्या सिलेबस आएगा मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे जो सब्जेक्ट है, एक तो है अकाउंटिंग, एक है ऑडिटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है FM। मेरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 35 से 40 नंबर सवाल का। 35 सवाल से 40, 35 से कम नहीं होंगे और 40 से ज़्यादा नहीं होंगे। टोटल 120 सवाल आते हैं, आपको पता होगा। 120 सवाल के अंदर मैंने साइको ऐड नहीं की है। उसके अंदर मेरा वाला पार्ट जो 4 सब्जेक्ट का है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, FM, ये होता है लगभग 35 से 40। देन एक होता है बिजनेस मेथड्स का, बिजनेस मैनेजमेंट या मेथड्स जिसे आप बोलते हो, उसमें आते हैं 40। और एक होता है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का, उसमें आते हैं 40। तो कितने हो गए? 40 40 40। कितने सवाल? 120। ये होते हैं सब्जेक्ट के। और एक हो गया साइको का जिसमें 30 सवाल आते हैं। तो टोटल कितने सवालों का पेपर हो गया? 150। ये मैं सेकंड पेपर की कहानी बता रहा हूँ। फर्स्ट पेपर तो जनरल होता ही है, मैं सेकंड पेपर में अपने वाले सब्जेक्ट की कहानी बता रहा हूँ। मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करूंगा? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड FM का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 4 टॉपिक, 4 सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा। आपके जो सिलेबस है वो बड़ा बिखरा हुआ सिलेबस है। बिखरा हुआ इन द सेंस कि आपके ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग एक साथ, ठीक है ना। आपके सिलेबस को आपके इंस्टीट्यूट ने, जिसका नाम RPSC है, ने 3 स्तरों पर बांटा है। एक तो आपका 11-12 जिसे आपने क्या नाम दिया है? सीनियर सेकेंडरी लेवल। और एक हो गया आपका ग्रेजुएशन लेवल और एक हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो मैंने RPSC की साइट से सिलेबस को काट काट करके मेरे सब्जेक्ट में जो चैप्टर आते हैं उनको यहां पर मेंशन किया है। सबसे पहले क्या नाम रखा? सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसमें क्या रखा बताओ? प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। दूसरा क्या लिखा? सब्सिडरी बुक, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। तीसरा ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चौथा क्या रखा? डेप्रीशिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। नेक्स्ट क्या लिखा? पार्टनरशिप अकाउंट। नेक्स्ट क्या लिखा? कंपनी अकाउंट, जिसमें शेयर इशू है, शेयर फॉरफीचर है, री इशू ऑफ शेयर है, रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर है। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। कौन से में? अब ऐसे तो इसने बता दिया, लेकिन हम इसमें क्या याद रखते हैं? पहला चैप्टर है अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। क्या याद रखते हैं? दूसरा वाला है अकाउंटिंग का प्रोसेस। पहला क्या याद रखते हैं? अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या रखते हैं? अकाउंटिंग का प्रोसेस। तीसरा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धि। चौथा याद रखते हैं मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन। पांचवा क्या याद रखते हैं? साझेदारी। और छठा क्या याद रखते हैं? कंपनी। वापस से बोलो, पहला कौन सा? लेखांकन का परिचय। दूसरा क्या? लेखांकन की प्रक्रिया। तीसरा क्या? अशुद्धियों का शोधन, मूल्यह्रास और साझेदारी और कंपनी। इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया है। पहला क्या लिखा है? पुस्तपालन के सिद्धांत। दूसरा सहायक पुस्तकें, अंतिम खाते, समायोजन प्रविष्टियां, आरंभिक और समापन प्रविष्टियां, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। तो इसका नाम है लेखांकन का परिचय, इसका नाम है लेखांकन की प्रक्रिया। तीसरा क्या है? त्रुटियों का सुधार, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना तलपट, ये प्रक्रिया में आ जाता है। देन आगे क्या लिखा है? मूल्यह्रास। देन आगे साझेदारी। देन आगे कंपनी। ये कौन सा सिलेबस हुआ? सीनियर सेकेंडरी। कितने चैप्टर हुए? 6। फटाफट से बताओ 6 चैप्टर कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग प्रोसेस। दूसरा अशुद्धियों का शोधन, डेप्रीशिएशन, पार्टनरशिप और कंपनी खाते। भैया आज की क्लास के बाद जाओ तो सिलेबस तो याद हो।
भाई यही मालूम नहीं है कि क्या पढ़ने जा रहे हैं और धड़ाधड़ बस पढ़ना शुरू। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल के कितने चैप्टर हैं? 6। परिचय, प्रक्रिया, अशुद्धियां, मूल्यह्रास, साझेदारी और कंपनी। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर? 6। देन हम अगले की बात करें तो अगला है कौन से लेवल बच्चों? ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में पहला क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? उसका मीनिंग और इसका महत्व। दूसरा क्या है? वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ये अभी RS मेंस में आया था 5 नंबर का सवाल, ये वाला। वित्तीय विवरण विश्लेषण की 5 विधियों के बारे में लिखो, 5 नंबर का सवाल। ठीक है, 47वें नंबर का क्वेश्चन था, 28वें पेज पे। ठीक, देन ये क्या लिखा हुआ है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। देन कॉस्ट अकाउंटिंग की अर्थ और परिभाषा। देन लागत के तत्व, जिसमें क्या क्या है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। बच्चों आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में बस यही पढ़ना है। आपको प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, ये नहीं पढ़ने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो क्लासेस लेता हूँ, CA की क्लासेस लेता हूँ, तो मैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। तो आपके केवल और केवल मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ही है, बाकी और कुछ भी नहीं। देन आगे क्या लिखा हुआ है? ऑडिटिंग का अर्थ, ऑडिटिंग के उद्देश्य। अब ये चैप्टर गिनो, ग्रेजुएशन के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो उसके भी कितने थे? 6। इसके भी कितने? 6। यहां पर 6 में क्या क्या है? वित्तीय विवरण का अर्थ और महत्व, वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण, देन नगदी प्रवाह विवरण, देन लागत लेखांकन, अर्थ और परिभाषा, देन लागत के तत्व, सामग्री, श्रम और उपरिव्यय, और देन ऑडिटिंग का अर्थ और ऑडिटिंग के उद्देश्य। तो वापस से इसको याद कैसे करेंगे? वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण का विश्लेषण। पहला तो क्या? वित्तीय विवरण। दूसरा क्या? वित्तीय विवरण विश्लेषण। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग। फिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, देन ऑडिटिंग। छुपा देते हैं कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग। पांचवा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, और लास्ट ऑडिटिंग। बच्चों यदि आपने पास्ट में कहीं कोचिंग कर रखी हो तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 2022 में सिलेबस चेंज हुआ है। क्या वर्ड बोला? यदि आपके पास पुराने नोट्स पड़े हैं या पुरानी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की कोई किताब पढ़ी है जो कि 2022 के एग्ज़ाम के पूर्व की है, तो उसमें 2 चैप्टर एक्स्ट्रा थे, और कई जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो पता ही है ही नहीं और रटवा रही है। वो 2 चैप्टर अब हट गए हैं, जिसका नाम है कंपनी ऑडिटिंग, भी पहले सिलेबस में था। क्या वर्ड बोला मैंने? कंपनी ऑडिटिंग भी पहले सिलेबस में था, वो हटा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा था। ये देखो मैं बताता हूँ। देखो बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या होती है बच्चों से। कहाँ से आएगा वर्ड? लैंग्वेज तो ठीक है, वो कहाँ गया? कीबोर्ड आवाज सुन लेगा क्या? बोल के देखो। जो कहने का मतलब है कि मैं आपको बता दूं कि जो पहले, यदि आप गूगल से सर्च करके देखोगे ना, किससे सर्च करके? गूगल से सर्च करके देखोगे तो RPSC का पुराना पेपर आएगा,
और आरपीएससी का पुराना सिलेबस दिखने पर आपको ये 2 चैप्टर एक्स्ट्रा मिलेंगे। कौन कौन से 2 चैप्टर? कंपनी ऑडिटिंग मिलेगा और एक मिलेगा बीआर और बीपी खाते। क्या मिलेगा? बीआर और बीपी खाते। ठीक है ना, तो आपको इसका ध्यान रखना है। उससे कुछ नहीं होगा। टाइपिंग का आता है ऑप्शन, चलो अभी पूछ लूंगा मैं। हाँ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस, यही तो तुम टाइप करोगे, ये क्लिक कर दोगे और क्लिक करने के बाद ऑल में जाओगे और यहाँ पर क्या नजर आ जाएगा? सिलेबस। और इस पर क्या कर दोगे? आरपीएससी की साइट है, ऑथोराइज्ड है, ये डम्बी। और इसके अंदर देखोगे तो आपको जो सिलेबस नजर आएगा, ये देखो कॉमर्स दिखेगा और इस पर करोगे ये, लेकिन वो ईयर कौन सा था? 2015। कौन सा था? 2015। अब इसमें जब सिलेबस देखने लगोगे तुम तो ये चैप्टर और दिखेगा। बताओ क्या नाम है? सर ये तो आपने बताया ही नहीं, तो ये है ही नहीं। और इसके सवाल भी पुराने पेपर्स में आ रखे हैं, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या कि जो दूसरा पेपर है बोलो कौन सा? ग्रेजुएशन वाला। इसमें देखो ये ऑडिटिंग मैंने लिखा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑडिट ऑफ कंपनीज। तो ये भी मैंने नहीं लिखा। अब ये क्या और क्या हो रहा है? पुराने आदमी रटवा रहे, ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया, घोटम घोट चल रही है बस। क्यों? क्योंकि इनोवेशन किसी के पास है नहीं। एक चीज बना ली, उसी को घोटा, अपडेशन, नवाचार, ठीक है ना, वो है ही नहीं। जो गुट रखा है उसी को उगलते रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें स्मार्ट बनना है। ये नहीं कि उठाया और साइट पे गूगल पे डाल दिया। तो 2015 नहीं, फिर 22 का देखो सिलेबस। किसका देखो? 22 का। ये आपने कौन सा वाला दे रखा है? 15 का। इवन गाइड्स में भी ये गलती दे रखी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको जो यहां पर बताया जाएगा वो एकदम अपडेट बताया जाएगा, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट से नया बताया जाएगा, ठीक है। उसमें आप बेफिक्र रहे। तो बताओ टोटल कितने चैप्टर हो गए? ये 6। तो 6 हो गए आपके कौन से चैप्टर? सीनियर वाले। और 6 हो गए कौन से वाले? ग्रेजुएशन वाले। अब हम कौन से लेते हैं? अब पोस्ट ग्रेजुएशन में 3 है। पहला क्या? वास्तव में ये कोई चैप्टर ही नहीं है, इसी के ये 2 टॉपिक है, लेकिन ठीक अपन भी 3 बोल देते हैं। बताओ पहला क्या? मीनिंग और फंक्शन। दूसरा क्या? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग। हिंदी में बात करें तो क्या क्या है? प्रबंधन, लेखांकन, अर्थ और कार्य। दूसरा क्या? कार्यशील पूंजी का प्रबंधन। तीसरा क्या? पूंजी बजट। अरे क्लियर है? तो बताओ 6, 6 और 3, वापस से बोलो क्या? 6, 6, 3, टोटल कितने? इन 15 चैप्टर से कितने सवाल आएंगे? 40। 35 से 40 फिक्स तो है ही नहीं। और सवाल भी मिक्सिंग आते हैं, ये नहीं कि तुम सोचो कि 1 से लेकर के 35-40 तक इसी के आएंगे, बिल्कुल मिक्सिंग। एक बीएम का आ गया, एक इकोनॉमिक्स का आ गया, फिर 2 अकाउंट्स के आ गए, फिर इसका ये आ गया, ठीक है। ओके, तो ये अपना सिलेबस का पैटर्न है। तो सबसे पहले आप कॉपी लाए होंगे, तो सबसे पहले लिख लो आप सब्जेक्ट में हेडिंग लगाओ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस।
अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस, लेखांकन, लागत लेखांकन, अंकेषण व वित्तीय प्रबंधन का की विषय सामग्री। ठीक है, इससे एक सीख मिली कि लगे रहो तो कोई चीज का सॉल्यूशन तो मिलता है। देखो अपने को मिल नहीं रहा था, दे मिला ऐसा। ठीक, कल ही पत्थर लाता हूँ। लिख लिया सर। अब इसके अंदर आप लिखेंगे सवालों की संख्या। कितनी? 35 से 40। बच्चों एक चीज और कि यहां पर आप आरपीएससी को ये बाउंड नहीं कर सकते कि आपने 40 से ज़्यादा क्यों पूछ लिए या 35 से कम क्यों पूछे। आरपीएससी फ्री है, उसने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मैं इसमें से इतने देंगे और इसमें से इतने देंगे और इसमें से इतने देंगे। वो फ्री है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती है। राजा के ऊपर राजा नहीं होता। नहीं बढ़ेंगे, 120 ही रहेंगे। फिर सवालों की संख्या 120 कर देंगे। ऐसा है उनका प्लानिंग, नहीं करेंगे चेंज। नहीं तो वो 150 क्वेश्चन नहीं करेंगे, मेरे को नहीं लगता करेंगे। तो इन्हीं का वेटेज बढ़ा देंगे। हो सकता है नंबर मार्किंग पैटर्न को चेंज करे। बाकी बेटर ये है कि मेरे ख्याल से सवालों को बढ़ाना ज़्यादा अच्छा है। भैया आप 150 सवाल की बजाय 200 से करो ना पुष्टि बच्चों की। गहराई में जाकर के और अच्छे अच्छे प्रश्न करो, उसमें क्या दिक्कत। टॉपिक तो देखो इनके पास बढ़ाने के लिए जो 11-12 है उसमें क्या कर सकते हैं, गैर लाभकारी संस्थाएं जोड़ सकते हैं, है ना, अधूरे खाते जोड़ सकते हैं, तो वो भी इनसे कनेक्टेड ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल लास्ट टाइम में अपडेट किया था। दिक्कत क्या होगी, वो 2 चैप्टर और पढ़ लेना। बाकी मेरे को लगता नहीं है कि ऐड करने की है, काट ही रहे हैं सिलेबस को। क्योंकि क्या है कि ऐसी चीज़ें जो अब आपके भावी जीवन में उपयोगी नहीं है, जैसे इन्होंने कंपनी ऑडिटिंग हटाया, तो उसके पीछे इनका ये तर्क था कि ये इनके लिए बिल्कुल यूजलेस है। भाई स्कूल लेक्चरर के लिए बिल्कुल क्या है, अनुपयोगी है। और मेरा तो यदि मेरे से कोई पूछे तो मेरा तो यही मानना है कि इनका सिलेबस एग्जैक्ट 11th और 12th ही आया तो वो सबसे बेस्ट है। आप ग्रेजुएशन भी क्यों डालते हो? 11वीं और 12वीं की किताब खत्म कहानी। सब में अर्थशास्त्र में भी वही, बीएम में भी वही, सब जो 11वीं और 12वीं है उसके अंदर से पेपर आएगा बस। तो वो उसमें से निखार है ना, हटा दूं मैं। अब सिलेबस के अंदर तुम लोग हिंदी के अंदर यही सिलेबस लिखो ताकि तुम लोगों का बिल्कुल आपको पता रहे क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आप लिखेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, और इसके अंदर पुस्तपालन के सिद्धांत, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, दूसरा सहायक पुस्तकें, अंतिम खाते, समायोजन प्रविष्टियां, आरंभिक और समापन प्रविष्टियां, यह है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस
ये इसमें आ जाएगा। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, देन डेप्रिसिएशन, देन पार्टनरशिप, देन कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, लेकिन अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे तो आप यही नाम लिख देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्या होता है बच्चा सिलेबस टू सिलेबस मिलाता है। हाँ ये टिक टिक। अब जैसे कई बच्चों का क्वेरी आता है कि सर वो त्रुटियों का सुधार जो चैप्टर है ना रिकॉर्डिंग के अंदर, उसमें सर ने तो त्रुटियों से शुरू किया, तलपट तो बताया ही नहीं, जबकि तलपट यहाँ बताया हुआ होता है इसके अंदर लेखांकन प्रक्रिया। क्योंकि वो जब आदमी लेज़र के बाद में P&L और बैलेंस शीट बताएगा तो बीच में ट्रायल बैलेंस तो बताएगा ही बताएगा। पंखा लगा, चलो लगवा देंगे वापस। हो गया। ये सिलेबस मैं इस कारण से लिखवाता हूँ कि जब भी आप पढ़ते हैं तो पहला पन्ना तो खुलता ही खुलता है, तो पहले पन्ने से आपको ये कंट्रोल रहता है कि मेरी क्लास में आप अभी कौन से चरण में चल रहे हैं। जैसे आप ट्रेन में बैठे बैठे ट्रेन स्टेटस खोल खोल के देखते रहते हो ना, अभी कहाँ पर हूँ और कितनी देर में और पहुँच जाऊँगा, इस कारण से ये मैं लिखवाता हूँ। आपको भी मालूम रहता है कि मेरे कौन कौन से हो चुके हैं और कौन कौन से बाकी हैं। आप एक हाइलाइटर लेकर के जो जो होते जाएं उनको हाईलाइट करते जाएं, और जो अनहाइलाइटेड हैं वो आपके बचे हुए हैं। इस कारण से ये पहले दिन लिखवाना ज़रूरी होता है, वरना कई बार बच्चे क्वेरी करते हैं सर अब कौन कौन से बचे हुए हैं, सर कितने दिन का क्या हो जाएगा, तो उनको खुद को आइडिया रहता है। बिल्कुल। देन बच्चों ये दूसरा लेवल कौन सा है, लिख दिया था वो, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन लेवल में भी कितने हैं, हेडिंग लगाओ ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन पहला चैप्टर कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो गाड़ी में रहती है, चलती गाड़ी में चेंज कर लेता हूँ। नहीं होगा तो और ले लेंगे, क्या दिक्कत है।
हो जाएगा। RS आपने चिंता मत करो, चौथी मंजिल पे बैठे हैं अपन। कितना पानी भरेगा? नहीं, इतने में तो राजस्थान डूब जाएगा। जयपुर छोड़ो, जयपुर नहीं, राजस्थान। कितनी सारी लाइब्रेरी आज बंद है, तो सब पे छापे लग रहे हैं। एक भी लाइब्रेरी के पास में फायर एनओसी नहीं है। अच्छा, सारी ऐसे चला रहे हैं। और क्या, फायर एनओसी किसके पास है? ये गवर्नमेंट की भी गलती है सर। गवर्नमेंट की गलती ये है कि देखो बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें तो दिक्कत और ना करें तो दिक्कत, दोनों के बीच में क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस। अब आप मुझे बताओ, अपना खुद का एग्जाम्पल ले लो। यदि आपका सिटी में मकान बना हुआ है, क्या वो एज पर बाई लॉज है? सिटी में जो रूल है कि आपको 15 फीट आगे छोड़ना पड़ेगा और पीछे 10 फीट छोड़ना पड़ेगा, बताओ आपने अपने प्लॉट पर ये बना रखा है? नहीं, किसी ने नहीं बना रखा। इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, इतनी महंगी जमीन है। तो ये क्या, नियम बोलने में अच्छे लगते हैं, और नियम कब अच्छे लगते हैं? जब आप ऊंचे पद पर हो। कौन से पद पर हो? ऊंचे पद पर हो, है ना? नियम हमेशा असमर्थ पर लगते हैं। समर्थ को दोष न गोसाई, समर्थ को कोई दोष नहीं है। तो निर्णय लेना, बातचीत करना, ये बड़ा अच्छा है। अब आज की तारीख में सब बाई लॉज से बने भाई साहब, सब फ्लैट मकान बच्चों के रहने के पीजी बाई लॉज से बने। लाओ जी किराया दो 26,000 रुपये पर बच्चा, देखा दे कोई बच्चा? देवो, देखा दो, फिर 26,000 रुपये महीने के हिसाब से एक बच्चा देवो पीजी का। अभी 8,000 के अंदर रह लेते हो, खाना पीना सब। अब दाओ देखा 26,000, 20,000 और जोड़ दो, फिर तो कहेंगे कि लूटपाट हो गई। क्यों? बाई लॉज के हिसाब से वेंटिलेटेड कमरे, कपड़े सुखाने की तनी मिलती है, एकदम एयर वो है, चौड़ी चौड़ी गलियां हैं। फिर दिल्ली की मिट्टी का इंटरव्यू है ना, उसमें 10,000 का रूम दे रहे थे, उसमें 6 बच्चे रहते हैं, तो फिर वो भी 8/8 मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, वो एक्चुअली में क्या बोलना अच्छा लगता है, बट क्या है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल कि एज पर बाई लॉज सारी चीजें हो सके। बाई लॉज के हिसाब से तो गवर्नमेंट नहीं चलती, पब्लिक क्या करेगी? ये हो गया बच्चों 6। देन लास्ट नोट कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 3 चैप्टर, प्रबंध लेखांकन, कार्यशील पूंजी एंड पूंजी बजटन। जहां ओवर पॉपुलेटेड है। हो गया बच्चों सिलेबस? बताओ टोटल कितने चैप्टर हो गए? 15। याद हो गए? पूछे जाए? बताओ सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल में कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, देन सब्सिडरी बुक, फाइनल अकाउंट जिसे आप अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हो। तीसरा चैप्टर कौन सा है? एरर, अशुद्धियों का शोधन। चौथा कौन सा है? डेप्रीशिएशन। पांचवा कौन सा है? साझेदारी। और छठा कौन सा है? कंपनी। फिर ग्रेजुएशन में भी 6 चैप्टर हैं, कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड, देन लास्ट ऑडिटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। ओके बच्चों, देन लास्ट जो आपके पास में चैप्टर है पोस्ट ग्रेजुएशन के, उसमें क्या क्या आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग
एंड वर्क और वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट और क्या कैपिटल बजटिंग। बस ये अपना सिलेबस है। मेरा जो सिलेबस रहेगा मैंने बता दिया। तो आज हम जो कहानी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों पहले चैप्टर से करेंगे। बताओ क्या नाम है उस चैप्टर का? पुस्तपालन के सिद्धांत। लिख लो चैप्टर 1 पुस्तपालन के सिद्धांत, ब्रैकेट में लिख दो अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। पुस्तपालन के सिद्धांत अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ पुस्तपालन का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग कहते किसे हैं? बुक कीपिंग की परिभाषा क्या है? बुक कीपिंग का अर्थ क्या है? बुक कीपिंग का मतलब क्या है? प्रिंसिपल तो बाद में देख लेंगे। देखो बुक कीपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका संधि विच्छेद करो। पुस्तकों का पालन। तो जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, वैसे पुस्तकों का पालन। पुस्तकों को कोई पालन किया जाता है क्या? तो सीधा सा हिसाब है, पुस्तकें रखना ही पुस्तपालन कहलाता है। काहे की पुस्तकें रखना? लेखा कर्म की, हिसाब किताब की। तो पुस्तपालन की जो परिभाषा है वो है एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के हिसाब किताब को, क्या बोला मैंने? एक बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस के हिसाब किताब को किताबों में नोट करना ही क्या कहलाता है? पुस्तपालन। ये कहानी वहां से शुरू हुई है एक कहावत से, और वो कहावत क्या है? पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। क्या बोला? पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। मतलब मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित होती है। मनुष्य की क्या होती है? सीमित होती है। जैसे आपके पास मोबाइल है, उसमें लगभग मेरे ख्याल से हर मोबाइल में 500 नंबर हैं। नहीं है? चलो ज़्यादा बोल दिए होंगे, 100 तो होंगे। अच्छा, 100 के 100 याद हैं? नहीं। क्यों नहीं याद? इतना थोड़ी याद रहता है। मैक्स टू मैक्स कितने याद है? 3 से 5। 3 से क्यों? क्योंकि मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है। इस कारण से आपने इनको मोबाइल में लिख लिया। ये डिजिटल लिखा है। पहले डायरियों में लिखते थे। किस में लिखते थे? डायरियों में। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है, वह याद नहीं रख सकता। अतः यह निर्णय लिया गया कि जो भी वह व्यवसाय के हिसाब किताब करे उनको कागज पे लिख ले और उन्हें सुरक्षित रख ले, और जब उनकी जरूरत पड़े तो कागज निकाल करके वापस देख ले। उसी से इसका जन्म हुआ है। बताओ किसका? पुस्तपालन का। तो एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के हिसाब किताब को किताबों में रखना ही क्या कहलाता है? पुस्तपालन। टेक्निकल शब्दों में यदि इसको बोलें पुस्तपालन को, तो लेन देनों को, क्या बोला मैंने? लेन देनों को रिकॉर्ड करना और वर्गीकृत करना ही पुस्तपालन कहलाता है। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? लेन देनों को रिकॉर्ड करना और वर्गीकृत करना ही पुस्तपालन कहलाता है। यानी पुस्तपालन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनते हैं। पुस्तपालन में क्या नहीं बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? P&L, बैलेंस शीट नहीं बनते हैं। इसकी हेल्प से नेट प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चलता है। इसकी हेल्प से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता है। बताओ नेट प्रॉफिट और लॉस का पता किससे चलेगा? नेट प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और आर्थिक स्थिति या फाइनेंशियल पोजीशन का पता किससे चलेगा? बैलेंस शीट से। जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, सवाल ये है कि ये मैंने लिखा बैलेंस शीट। क्या लिखा? इसमें आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि यह 2 साइड होते हैं इसमें। कौन कौन सा? लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। एसेट साइड में क्या आता है? फिक्स्ड एसेट। मान लो किसी संस्था के फिक्स्ड एसेट है 500 लाख। कितने? और डेटर वेटर भी खूब सारे हैं। डेटर भी हैं 100 लाख। कैश बैंक भी खूब सारा है।
ये है 400 लाख, टोटल कितना हो गया 1000 लाख। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या बुरी है? ध्यान रखना, बैलेंस शीट में इसको देख के कभी डिसीजन मत ले लेना कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या बुरी है। एक्चुअली में जो आदमी अकाउंट्स नहीं जानता वो इसी को देखकर हैरान और परेशान हो रहा है, दूसरे की, उसकी थार को देख के परेशान हो रहा है, उसके गले की सोने की चेन को देख के परेशान हो रहा है, उसके एप्पल के फ़ोन को देख के परेशान हो रहा है, जबकि ये पता नहीं कि इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स क्या है। जैसे ये मैंने क्या लिखा बच्चों, कैपिटल, ये मैंने क्या लिखा, लॉन्ग टर्म लोन। पता चले 999,99,999 का तो क्या चल रहा है, कर्जा, और केवल कितने रुपए पूंजी के हैं, 1 रुपए। अब बताओ अच्छी है या बुरी है? महाबुरी है, बुरी नहीं है, संपूर्ण कर्जे में डूबा हुआ है। इसको ऐसे समझो कि एक आदमी थार लेके आया 20 लाख रुपए की, सोने की चेन भी खरीद ली 10 लाख रुपए की, टोटल कितना हुआ 30 लाख। लेकिन इस 30 लाख में 29,90,000 तो है कर्जे के, और खुद के कितने हैं 10,000। कितने हैं? और दूसरा आदमी है बेचारे के पास में एक्टिवा है, क्या है, और चांदी की 2,000 की चेन है। 98 की एक्टिवा, 2,000 की चांदी की चेन, टोटल कितना 1 लाख। लेकिन ये 1 लाख किसके द्वारा पोषित है? स्वामी के द्वारा। यानी ये पूरा 1 लाख किसके द्वारा पोषित है? कैपिटल के द्वारा। अब बताओ किसकी स्थिति बढ़िया है? एक, वो तो तुम बोल रहे हो, लेकिन जमाना किसको बोलेगा? थार वाले। थार गाड़ी है, सोने की चेन है, ये देखो गरीबदास बरसात में भीजता हुआ, वो है असली आदमी। जबकि आपको मालूम नहीं कि उसके यहाँ पर जो फोन पे फोन आ रहे हैं वो पैसे देने वालों के नहीं आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं? मांगने वालों के। ठीक है, इसी कारण तुम कभी हैरान परेशान मत हुआ करो। जो लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए हैं ये मानसिक विकारों से ग्रस्त होते हैं, इनके 50 टेंशन होती है, शांत नहीं होते ये। भगवान ने बैलेंस कर रखा है सबको। तुम जो सोचते हो कि हे भगवान अगले जन्म मोहे अंबानी परिवार में जन्म दीजिए, यही सोचते हो? हे भगवान अगले जन्म में यदि जन्म भी हो तो किस परिवार में हो? अंबानी, अडानी, इन परिवारों में हो। लेकिन इन परिवारों की अलग टेंशन है। ये वित्तीय रूप से आपको साउंड नजर आते हैं, लेकिन जब आप इनकी बैलेंस शीट देखो तो इनकी हालतें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। बैलेंस कर रखा है भगवान ने दोनों तरफ, डेबिट क्रेडिट। हो गया कि अपने ह्यूमन मेंटेलिटी है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही नज़र आता है, ये तो ह्यूमन मेंटेलिटी है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये बता रहा था अभी अभी कि जो पुस्तपालन होता है उसकी सहायता से न तो लाभ हानि का पता चलता है, न संस्था की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, क्योंकि इसमें P&L और बैलेंस शीट नहीं बनते हैं। अतः जो भी आदमी पुस्तपालन के आधार पर निर्णय लेना चाहता है वो निर्णय नहीं ले सकता। और भारत में वर्तमान समय में लगभग 90% जो बिजनेस चल रहे हैं वो इस पुस्तपालन के भरोसे ही चल रहे हैं। हर एक आदमी जो छोटा व्यापारी है, किराना वाला, सब्जी वाला, नाई, बढ़ई, कारपेंटर, प्लम्बर, वो केवल और केवल एक डायरी बना के रखता है जिसमें हिसाब लिख देता है, आज कितने आए, आज कितने गए, किससे कितने लेने हैं, किससे कितने देने हैं। और क्या समझता है अपने आप को लेखांकन का महाज्ञाता, जबकि वह कौन सा कर्म कर रहा है? पुस्तपालन। कौन सा कर्म कर रहा है? क्योंकि लेखांकन में तो भाई साहब लास्ट तक जाती है गाड़ी। तो बच्चों मैं जो परिभाषा आपको बता रहा हूं सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए बुक कीपिंग। क्या बोला मैंने? पुस्तपालन। सबसे पहले क्या लिखा? व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? पुस्तपालन। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। वापस से बताओ क्या बोला मैंने? व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में रिकॉर्ड करना और वर्गीकृत करना ही, एक बार वापस से बोलो क्या? व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करना और वर्गीकृत करना ही पुस्तपालन कहलाता है। बच्चों जब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो लेखांकन प्रक्रिया में मैं चरण बताऊंगा।
तो पुस्तपालन में शुरू के 2 चरण ही आते हैं। जैसे पहला चरण कौन सा है, रिकॉर्डिंग, दूसरा कौन सा है, क्लासिफिकेशन, तीसरा कौन सा है, समराइजेशन। पहला कौन सा है, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा समराइजेशन, चौथा एनालाइजिंग, पांचवा इंटरप्रिटेशन, छठा कम्युनिकेशन। तो यहां पर केवल कितने चरण हैं, 2। कौन कौन से, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो परिभाषा क्या हुई पुस्तपालन की, व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में रिकॉर्ड करना एवं वर्गीकृत करना ही पुस्तपालन। आगे पढ़ो, इसके अंतर्गत क्या बोला, वित्तीय विवरण का निर्माण होता है या नहीं होता, P&L और बैलेंस शीट नहीं बनते। आगे पढ़ो, इसके अंतर्गत केवल व्यावसायिक लेन देनों को मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है। किसको, व्यावसायिक लेन देनों को केवल किस में रिकॉर्ड किया जाता है, मुद्रा में, पैसों में। यानी यहां पर गुणात्मक विशेषताओं को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया, अब इसकी एंट्री नहीं होगी। या आपने किसी कर्मचारी को अपॉइंट किया, इसकी एंट्री नहीं होगी। या बेसमेंट में पानी भर गया, इसकी एंट्री नहीं होगी। हाँ, एक ग्राहक ऊपर पहुंच गया, इसकी एंट्री नहीं होगी। जैसे राव अकेडमी है, उसके बेसमेंट में क्या भर गया और 3 ग्राहक गए, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जबकि इतना बड़ा कांड हो गया, इंस्टीट्यूट पूरा बंद पड़ गया। अरे फर्नीचर के लॉस की होती है, क्योंकि उसे मुद्रा में मापा जा सकता है, उसे मुद्रा में मापा जा सकता है। जो गुणात्मक विशेषताएं होती है जिन्हें पैसों में मापा नहीं जा सकता, की एंट्री नहीं करते। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, अटैक हो गया भाई साहब, अटैक हो गया तो धंधे पानी सब क्या हो गए, बंद, उसकी एंट्री नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आज से कोचिंग संस्थानों पर रोक, ठीक है, पूरी पढ़ाई वढ़ाई पर रोक, स्कूलें बंद, कोचिंगें भी बंद। तो फिर क्या करें, तो घूमो फिरो, पानी में तैरो, अपनी साइकिल के टायर निकालो और तो बच्चों उसकी एंट्री नहीं। तो गुणात्मक विशेषताओं की एंट्री नहीं होगी, केवल कौन से लेन देनों की होगी, जिनको मुद्रा में रिकॉर्ड किया जा सकता हो। कहना क्या, इसकी सहायता से व्यवसाय की और आर्थिक स्थिति का पता, किसका पता नहीं चलता, व्यवसाय की लाभ हानि का पता किससे चलता है, P&L अकाउंट से। तो P&L बनता ही नहीं है। और किसका पता नहीं चलता, क्योंकि बैलेंस शीट बनती ही नहीं है। तो बैलेंस शीट बनती नहीं है तो आर्थिक स्थिति चलती ही नहीं है पता। तो बच्चों लास्ट कौन सी विशेषता है, इसकी कोई शाखा, जैसे अकाउंटिंग है ना, उसकी खूब सारी शाखाएं हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग, लेकिन इसकी कोई शाखा नहीं। किसकी कोई शाखा नहीं है, बुक कीपिंग। तो बताओ, सबसे पहले परिभाषा क्या बताई मैंने, कि व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में रिकॉर्ड करना या क्लासिफाई करना ही क्या कहलाता है, इसमें वित्तीय विवरण का निर्माण नहीं किया जाता। इसमें केवल व्यावसायिक लेन देन जिनको मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है। देन आगे क्या लिखा, इसकी सहायता से व्यवसाय की लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता, और इसकी कोई शाखा, किसकी परिभाषा, बुक कीपिंग। हिंदी में क्या, पुस्तपालन। तो हेडिंग लगाओ, पुस्तपालन। इस बार क्या हिंदी का भी लिखवा दिया मैंने, ताकि क्या है कि मैं बोलता क्या हूं, जाने लिख क्या लेते हैं। तो बुक कीपिंग, हाँ मैं कर रहा हूं। परिभाषा लिखो, पुस्तपालन की परिभाषा। कच्चा चिट्ठा नहीं बोलते उसको, बोलते हैं बैलेंस शीट को चिट्ठा। तो वो तो अलग चीज है, रोज नामचा वगैरह वो आगे पढ़ेंगे। तो परिभाषा लिखेंगे आप, व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में रिकॉर्ड करना, व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में रिकॉर्ड करना एवं वर्गीकृत करना ही पुस्तपालन कहलाता है। व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में रिकॉर्ड करना और वर्गीकृत करना ही पुस्तपालन कहलाता है।
लिख लिया? ब्रैकेट में लिख दो जो अभी परिभाषा लिखी उसके ब्रैकेट में। किताबों में हिसाब किताब का लेखा जोखा, किताबों में हिसाब किताब का लेखा जोखा। किताबों में हिसाब किताब का लेखा जोखा। तो बच्चों किताबों में यदि हिसाब किताब का लेखा जोखा कर दे तो क्या कहलाएगा? पुस्तपालन। अगली लाइन में लिखो विशेषताएं। विशेषताएं, पहले विशेषता लिखो। इसके अंतर्गत वित्तीय विवरण का निर्माण नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत वित्तीय विवरण का निर्माण नहीं किया जाता। एक बात ध्यान से सुन लो, वित्तीय विवरण को ही हम अंतिम खाते बोलते हैं। वापस से बोलो, क्या बोलते हैं? हाँ, इसको समझ लेना। वित्तीय विवरण को ही क्या बोलते हैं? अंतिम खाते। और इसी को बोलते हैं P&L और बैलेंस शीट। तो इसके दो चार नाम लिख लो। इसी का नाम अंतिम खाते है और इसी का नाम P&L व बैलेंस शीट है। इसी का नाम P&L और बैलेंस शीट है। अंतिम खाते भी है और P&L और बैलेंस शीट भी है। लिख लिया? नेक्स्ट, उसके बाद इसके अंतर्गत व्यावसायिक लेन देनों को मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक लेन देनों को मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल व्यावसायिक लेन देनों को मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, इसकी सहायता से व्यवसाय की लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता है। और आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता है। और नेक्स्ट, इसकी कोई शाखा नहीं है। इसकी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये हमने किसके बारे में चर्चा कर ली? बुक कीपिंग के बारे में। ठीक है ना? तो बुक कीपिंग की परिभाषा क्या बताई मैंने? व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में रिकॉर्ड करना और वर्गीकृत करना ही पुस्तपालन कहलाता है। विशेषताएं क्या बताई? कि इसके अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनते हैं। इसमें केवल मौद्रिक रिकॉर्डों को ही, मौद्रिक लेन देनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें शुद्ध लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता है और इसकी कोई शाखाएं नहीं है। तो जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया पुस्तपालन के सिद्धांत, तो पहले तो ये तो पता चले पुस्तपालन का मतलब होता क्या है। तो ये जो भी सब्जी वाले, ठेले वाले, परचूनी वाले, किराना वाले, दूध वाले, छोटे व्यापारी जिनके कामकाज मध्यम लेवल के हैं, वो केवल पुस्तपालन के भरोसे ज़िंदगी निकाल रहे हैं। वो केवल और केवल अपने यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि गल्ले में कितना आया गया या किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है, और अपने आप को कॉमर्स का महाज्ञाता समझते हैं कि हाँ, हमसे बढ़िया कॉमर्स किसी को नहीं आता। हमको ये पता है किसको क्या देना है, हमें ये पता है किसको क्या लेना है।
फिर आप उनसे पूछो कि तुमको तो लाभ हानि का पता नहीं चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कैसे नहीं पता चल रहा, ये चीज़ मैं 4 रुपए की ला रहा हूँ और 10 रुपए की बेच रहा हूँ, तो ये लो ये लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 6 रुपए का। फिर हम उसको कहेंगे इस दुकान का किराया है, मैंने कहा हाँ ये दुकान का किराया घटा, फिर इस दुकान का बिजली का बिल वो 6 रुपये में कैसे घटाऊँ? तभी तो बोल रहे हैं लेखांकन कर। भाई तूने तो 6 रुपये देख के राजी हो रहा है कि 4 की चीज़ कितने में बेच दी? 10 में। और पूरे महीने भर में तो ये 4 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच के गोड़ मोड़ हो रहा है कि कमाया कितने का? 6 का। लेकिन तूने जो दुकान का भाड़ा चुकाया, बिजली का बिल चुकाया, अप्रत्यक्ष दुनिया भर के खर्चे चुकाए, उनका क्या? उसके लिए क्या जरूरी है? लेखांकन। क्या जरूरी है? लेखांकन। तो बच्चों होता क्या है कि जो आदमी लेखा कर्म नहीं करता है, लेखांकन नहीं करता है और अपनी जिंदगी किसके भरोसे निकाल देता है? पुस्तपालन। उसे अपनी वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं चलता। ये वैसी ही कहानी है कि एक बच्चा बस परीक्षा दिए जाए, पढ़ाई किए जाए और उसका परिणाम ना निकले। तो पढ़ लिया गा, वो पढ़ लिया, क्या सब आता है, पता ही नहीं चल रहा है। यही काम है पुस्तपालन में। तो ये काम तो सभी लोग कर रहे हैं। कौन सा वाला काम? पुस्तपालन। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आगे अपन कल लेखांकन और इसके आगे के अंतर वगैरह देखेंगे। ठीक है, ओके।